Infinity Classes, endless learning. आज हम सेट थ्योरी के आगे पार्ट को पढ़ेंगे। अब तक हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं? सेट में हमने डिफिनीशन को पढ़ लिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स को पढ़ लिया है, और टाइप ऑफ सेट्स पढ़ लिए हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स पढ़ लिए हैं, और जो लास्ट में पढ़े थे वो था क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ, यहाँ तक पढ़े थे। अच्छा, अब आगे टॉपिक चलते हैं। कुछ लॉ हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, उसको देखते हैं। लॉ एंड थ्योरम्स। If A, B and C are any set, A, B, C एंड कोई तीन सेट हैं। एक होता है आइडेम्पो टेंट लॉ। आइडेम्पो टेंट लॉ क्या होता है? कोई सेट A है, A का A के साथ ही यूनियन लोगे तो A आएगा, और एक सेट A है, A का A के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो भी A ही आएगा। दूसरा आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है? अगर A यूनियन, कोई सेट A है, इसका यूनियन फाई के साथ लोगे तो A ही आएगा, एंड एक सेट A है, इसका इंटरसेक्शन यूनियन के साथ, यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कितना आएगा? A आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी कॉम्यूटेटिव लॉ। A यूनियन B निकालो वही आएगा जो B यूनियन A निकालोगे, एंड A इंटरसेक्शन B निकालोगे वही आएगा जो B इंटरसेक्शन A निकालोगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? अगर A यूनियन B इंटरसेक्शन C निकालोगे तो A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C हो जाता है। दूसरा इसका क्या है? अगर A इंटरसेक्शन B यूनियन C निकालोगे तो ये क्या हो जाता है? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। अगला देते हैं, ये फोर्थ नंबर था। फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या होगा? डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट को कहीं कहीं बीच में रिजल्ट में भी यूज होता है, वैसे भी पूछ लिया जाता है डी मॉर्गन्स लॉ क्या है। तो अगर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, पहला। दूसरा ये होता है कि अगर A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देखते हैं।
प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहले अगर A माइनस बी यूनियन बी करोगे तो A यूनियन बी ही आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। ये है वेन डायग्राम से देखते हैं इसको। हम एक सेट का ए बनाए, ए सेट बी बनाए, तो एक ए माइनस बी क्या होता है? ए माइनस बी यही तो होता है, कुछ और होता है। यही वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो दिख रहा है ए माइनस बी यही होता है कि नहीं होता? यही होता है। ए माइनस बी हुआ, अब इसको बी पार्ट क्या सा है? यही तो है, बी वाला पार्ट तो यही है, कुछ और है, यही है। अब ओवरऑल देखोगे तो क्या है? ए यूनियन बी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। दूसरा देखो, अगर ए माइनस बी है, इसको इंटरसेक्शन बी करोगे तो फाई आएगा। यहीं से देख लो, ए माइनस बी वाला पार्ट ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ए माइनस बी पार्ट है, और बी वाला पार्ट ये है, ये दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसीलिए फाई है। आगे बढ़े, यहाँ तक हो गया। तीसरी देखते हैं, अगर a माइनस बी इंटरसेक्शन c करेंगे तो क्या आ जाएगा? a माइनस बी जो इंटरसेक्शन है इसको यूनियन बदल जाता है a माइनस सी। इस सारे रिजल्ट को 12th में प्रूव किए रहे होगे, तो यहाँ पे प्रूव तो किया नहीं जाएगा, यहाँ तो मेमोराइज होना ज़रूरी है। पूछ लिया जाता है, कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो a माइनस बी यूनियन सी कितना होगा? a माइनस बी हो जाएगा, जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, a माइनस सी हो जाएगा। चौथा और पांचवा देखो, a इंटरसेक्शन b माइनस सी होगा, क्या होगा? a इंटरसेक्शन b माइनस a इंटरसेक्शन c हो जाएगा। अब एक होता है ए इंटरसेक्शन बी सिमेट्रिक, ये भी देख लो, कभी कभी आ जाता है। ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इंटरसेक्शन सी भी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, फिर ये रिजल्ट है, याद रहना चाहिए, इसमें क्या समझाऊँ मैं। बाकी वेन डायग्राम से देख सकते हो, सब पता चल जाएगा क्या बोल रहा है क्या नहीं, लेकिन याद रहे ज़्यादा सही, क्योंकि तुम्हारे पास उतना टाइम रहेगा नहीं कि वहाँ वेन डायग्राम बना के उसको सेटिस्फाई कराओगे। नहीं, हम जो लिखे हैं सही है। जितना अच्छा मेमोराइज रहेगा ये सब चीज़ें, 1 मिनट के क्वेश्चन में ही ये काम हो जाएगा। रिजल्ट पता रहेगा तो आगे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाओगे। 1-2 जगह हम और देखें, ये पूछ रखा है, एक रिजल्ट ये भी है, पूछ रखा है क्या? फॉर एनी टू सेट A and B power set of A plus intersection power set of B ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B की। लेकिन यही जब पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B निकालते हैं तो ये सबसेट होता है पावर सेट ऑफ A यूनियन B की। ठीक है, ये सारे रिजल्ट याद होना ज़रूरी है। किस लिए याद होना ज़रूरी है? इसलिए याद होना ज़रूरी है क्योंकि ये कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, उस क्वेश्चन में इस रिजल्ट को बारीकी से यूज किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये रिजल्ट कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन में आता है। अभी जो इंटरसेक्शन यूनियन में चेंज हो गया, वो क्वेश्चन 2 बार तो हम खुद देखे हैं कि वो उसमें पूछा जाता है। तो रिजल्ट एकदम जुबान पे होना चाहिए, कहीं आ जाए तो ये न लगे कि रिजल्ट नहीं पता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है अपना? अब उस रिजल्ट पे आते हैं जो
बहुत बार पढ़े हो। लेट ए बी एंड सी आर फाइनाइट सेट, तब इसको पढ़े रहे होगे। एन ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? एक ये भी होता है, नहीं पढ़े थे। दूसरा, अगर एन ए यूनियन बी निकालो, ये एन ए प्लस एन बी के अगर बराबर आ रहा है, अगर इसके बराबर आ रहा है तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए और बी जो होगा आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट होने का मतलब क्या है? दैट एन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? जीरो होगा। अगर यही पार्ट तो यहाँ है, यही पार्ट तो यहाँ लिखा है, अगर ये जीरो हो गया तो एन ए प्लस एन बी तो बनेगा नहीं। समझ में आया? तीसरा, ये भी कई बार यूज होते हुए देखे होगे फार्मूला, सबसे ज़्यादा तो यही यूज होता है। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक ये होता फार्मूला। और चौथा फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स in exactly two offsets A, B C इज इक्वल टू कितना होगा? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन सी इंटरसेक्शन ए माइनस 3 ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ज़रा इसको देखो, एक है क्या? रट्टा मारोगे तो कहीं भी भूल नहीं जाओगे, लेकिन उसको एक बार समझो कि है क्या लास्ट वाले फार्मूला। कह रहा है कि हमको वो एलिमेंट चाहिए, हमको कह रहा है वो एलिमेंट चाहिए जो एग्जैक्टली दो सेट में हो। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास तीन सेट हैं, ए बी और सी। तो वेन डायग्राम एक बार बनाते हैं, तो बताते हैं क्या है इसका विजुलाइजेशन। देखो क्या कहना चाह रहा है। एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। ठीक है, यही है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? एग्जैक्टली टू। एग्जैक्टली टू का मतलब क्या है कि अगर ए और बी में है तो ए और बी होने का मतलब क्या है कि यही वाला पार्ट रहे। ये अगर बी और सी लिए है तो ये वाला पार्ट रहे, ये वाला। अगर ए और सी ले रहे हैं तो ये वाला पार्ट होना चाहिए, ना कि कोई और। अब आगे देखते हैं। लेकिन ये जैसे हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया, जो ए और बी का दोनों को कॉमन एलिमेंट लिया, तो उसके बीच में देखोगे ये वाला पार्ट एक बार ले लिए हो कि नहीं ले लिए। बी इंटरसेक्शन सी जैसे ही लिए, ये उसके साथ भी मैंने एक बार ये इसको ले लिया कि नहीं लिया। जैसे इस ए इंटरसेक्शन सी लिया, उसमें भी इससे मैंने एक पार्ट को ले लिया कि नहीं लिया। इस आधार पे मैंने जो ये बीच वाला पार्ट है, ये क्या है? क्या ये नंबर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ही तो है कि कुछ और है? इसके आधार पे देखोगे तो हमने कितनी बार एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ली, उसके आधार पे तो तीनों में कॉमन हो गया ना। लेकिन हमको एग्जैक्टली साफ साफ कह रहा है कितने में चाहिए? दो में।
तो हमको ये वाला पार्ट हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? तो हमको ये जो दिख रहा है ये वाला चाहिए, इसीलिए हमने 3 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को घटाया है केवल बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ जब इसको जोड़ा तो इतना एक्स्ट्रा मैंने इसमें जोड़ लिया था, इसीलिए इसको घटाना पड़ा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मेहनत करना चालू कर दो भाई, वही तो कह रहा हूँ, मेहनत करोगे तभी काम करेगा। सिलेबस से बाहर तभी नहीं आएगा जब लगातार मेहनत करते रहोगे, नहीं तो पेपर दे के आओगे बस वही होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ने का ना पढ़ाने का। चलिए अगले चलते हैं, अगले फार्मूला पे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वन ऑफ द सेट्स ए बी सी, ये क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। चलिए इसको वेन डायग्राम से समझते हैं एक बार। ये क्या बन गया? ये ठीक है, काम चल जाएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सेट सी। अब हमसे क्या रहा है, पहले इधर देखो फार्मूले में क्या कह रहा है, एलिमेंट वन ऑफ दी सेट। ये पॉइंट किसी एक सेट में बिलोंग हो, या तो ए में हो या तो बी में हो या तो सी में हो। अब वन ऑफ दी, तो ए पार्ट केवल कितना होगा? क्या हम जो मार्क कर रहे हैं यही होगा? ध्यान से देख के बताओ क्या जरा हमको, क्या यही होगा? क्या केवल बी वाला पार्ट यही होगा? होगा कि नहीं होगा? क्या केवल सी वाला पार्ट यही होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? अच्छा, तो जैसे हमने यहाँ एन ए प्लस एन बी किया, एन ए टोटल कितना होता है? ये पूरा एन ए। जैसे एन ए किया उसमें ए इंटरसेक्शन बी वाला भी पार्ट जोड़ लिया था। ठीक है, जैसे मैंने बी प्लस सी बी को जोड़ा, वैसे हमने बी इंटरसेक्शन सी वाला भी जोड़ लिया, ये वाला भी जोड़ लिया था। जैसे मैंने सी ए इंटरसेक्शन सी किया, ये वाला भी पार्ट हमने जोड़ लिया। लेकिन हमको ये तो बोला नहीं है कि ये वाला पार्ट हमको चाहिए, इसीलिए जब हमने एक ए को जोड़ा तो ये वाले पार्ट जुड़े कि नहीं जुड़े? कितनी बार जुड़े? एक बार ए इंटरसेक्शन बी के साथ जब लिया तो उसके साथ भी था ये वाला पार्ट, वैसे भी मिटाना पड़ेगा, वैसे बता रहा हूँ। ये वाला पार्ट जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी लिया तो ए के साथ भी था, बी के साथ भी था, तो ये वाला पार्ट कितनी बार जुड़ गया? 2 बार। इसी तरह ये कितनी बार जुड़ गया? 2 बार। इसी तरह ये टोटल कितना जुड़ गया? ये पूरा पार्ट 2 बार। तो उसको मैंने 2 बार सब में घटा दिया। लेकिन एक चीज़ और देखो, ये बीच वाले पार्ट पे तो कभी ध्यान ही नहीं किया, इस पे ध्यान दो एक बार। ये वाले पार्ट पे, क्या ये वाला पार्ट हमने ए इंटरसेक्शन बी लिया तब 2 बार जुड़ गया? बी इंटरसेक्शन सी लिया जब तब 2 बार जुड़ गया? जब ए इंटरसेक्शन सी लिया तब 2 बार जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था? तो जुड़ा था इंटरसेक्शन, लेकिन मैंने यहाँ घटाया है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी बार इसको घटा दिए हैं? 6 बार घटाएं।
समझे क्या? लेकिन जब ए लिया, बी लिया, सी लिया, जब ये लिया, बी लिया, सी लिया, उसके साथ भी ये 3 बार जुड़ा था। जुड़ा था कि नहीं जुड़ा था? इसका मतलब 3 बार हमने जोड़ रखा है, लेकिन 6 बार मैंने घटा दिया है, तो कितनी बार टोटल, कितने बार? 3 बार। अभी भी हमारे पास 3 बार लेस है, तो उसको क्या कवर करने के लिए हमने क्या किया? 3 बार 3 यानी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को हमने जोड़ दिया है। ठीक है, चलिए ये यही था। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ अच्छे अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए एंड बी are two sets containing 6 and 3 element, respectively, what can be the minimum number of elements in A union B? Also find the maximum number of elements in A union B। ठीक है, चलो सलूशन देखते हैं। क्या कह रहा है? ए और दो सेट हैं। कह रहा है जो ए सेट है उसमें 6 एलिमेंट हैं और जो सेट बी है उसमें 3 एलिमेंट हैं। कह रहा है कि व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर, एक मिनिमम नंबर पूछा है एंड एक पूछा है मैक्सिमम नंबर। ये पूछा है, यही तो पूछा है, कुछ और पूछा है? यही पूछा है। चलो देखते हैं क्या पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। एन ए यूनियन बी बराबर हमने क्या पढ़ा था? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन, यही तो पढ़ा था, कुछ और पढ़ा था? हमको एन ए और एन बी दिया गया है। अब एन ए इंटरसेक्शन बी पे एक बार ध्यान देते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये मैक्सिमम होगा। ये कब होगा मैक्सिमम? जब ये हमारा मिनिमम हो। तो एन ए इंटरसेक्शन भी मिनिमम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। अब एन ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम होगा तो स्वाभाविक तौर पे है कि यानी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन भी इधर क्या होगा? मिनिमम होगा। अब एन ए इंटरसेक्शन भी मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम उतना ही हो सकता है जो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी। ए और बी में मिनिमम एलिमेंट कितना है? 3 है। ये इंटरसेक्शन बी ए और बी में मिनिमम कितना कॉमन हो सकता है? 3 से ज़्यादा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसीलिए कितने केस बन रहे हैं? 2 केस बन रहे हैं। एक केस फर्स्ट क्या? जब अपना एन ए इंटरसेक्शन भी क्या हो? 0, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा? अपना एन ए यूनियन बी कितना आएगा? एन ए प्लस एन बी होगा। और इस केस में अपना कितना बनेगा? एन ए बराबर 3 दिया गया, कितना दिया? एन ए बराबर 6 दिया गया। एंड एन बी बराबर कितना दिया गया? 3 दिया गया। टोटल कितना आया? 9। केस सेकेंड, एन ए इंटरसेक्शन बी जब अपना 3 हो जाए, ये 9 आया, इस केस में क्या है? ये मैक्सिमम है कि नहीं है? अगर ये हो गया तो फिर एन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन
बी। एन ए अपना 6 है, एन बी 3 है, और ये 3 कॉमन है तो कितना हो जाएगा 6 है, और ये कितना है मिनिमम होगा कि नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ बुक से सॉल्व करा देते हैं। चलो क्वेश्चन, इन ए ग्रुप 300 people, एक ग्रुप में 300 लोग हैं, जिनमें से 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सलूशन देखो क्या कह रहा है कि एक ग्रुप है जिसमें 300 लोग हैं, उसमें से कह रहा है कि 150 लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोल सकते हैं और 200 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। कह रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हिंदी बोलने वालों की कितना है, एलिमेंट नहीं है, नंबर ऑफ संख्या उनकी है जो हिंदी बोलते हैं, कितना है 150। उनकी संख्या कितनी है जो इंग्लिश बोलते हैं 200। उनकी संख्या बतानी है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो थोड़ी देर पहले अभी हम पढ़े थे कि एन एच यूनियन ई जो होता है वो कितना होता है एन एच प्लस एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन, यही होता है, कुछ और होता है, यही होता है। तो एन एच कितना होगा, अभी थोड़ी देर ये देखो ऊपर लिखे भी हैं, एन ई कितना होगा 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई होगा कि नहीं होगा, होगा। अब एच यूनियन ई कितना होगा, यहाँ देखो कुछ दिया है 300, एन एच इंटरसेक्शन ई को इधर लेते आओ, अब इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, तो टोटल कितने आ गए 50। यही अपना आंसर है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that n a is equal to 4 n b is equal to 3, then maximum of a intersection b। a इंटरसेक्शन b का मैक्सिमम पूछा है, ऑप्शन भी लिख देते हैं 0 1 3। ठीक,
सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि ए और बी, अभी थोड़ी देर पहले बताए थे मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, क्या क्या होगा, थोड़ी देर पहले बताए थे। तो क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ट्रू सेट सच दैट इतना है, तो हमको ये बताना है कि एन इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितने कॉमन हो सकते हैं, ये देखना है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है मैक्सिमम क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी पूछा है। अब एन इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी में मैक्सिमम पूछा है, तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब मिनिमम ऑफ एन ए कामा एन बी हमको पता लग जाती है, हमको पता लग जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट कितना इसमें कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन है। तो मिनिमम आप कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना हो जाएगा, कितना एलिमेंट है ए में 4 और बी में कितना है 3। तो एक रूल होता है, अगर मान लो ए लेस देन बी, ठीक, ए बी से छोटा है तो मिनिमम निकाला जाता है कि ए और बी में मिनिमम कौन सा है, तो क्या आएगा, क्योंकि ए छोटा है तो ए हो जाता है, ठीक है। अभी यही चीज़ अगर हम मैक्सिमम ऑफ ए और बी पूछ लिया जाए, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, क्योंकि बी बड़ा है इसीलिए ये इसका आंसर बी हो जाता है। इसी तरह यहाँ देखो, मिनिमम ऑफ 4 3 है, 4 और 3 में मिनिमम पूछा है तो मिनिमम सबसे छोटा कौन सा होता है, 3 होता है कि नहीं होता, ठीक है, यही आंसर है, ऑप्शन में है क्या, यही हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। टू फाइनाइट सेट have m and n elements respectively. The number of subsets of the first set is greater than the number of the subsets of the second by 56, then the value of m square plus n square, पहला ऑप्शन है 42, ठीक। चलिए सलूशन देखते हैं क्या कह रहा है। पहले ये देख लो कहना क्या चाह रहा है, कि दो सेट हैं, किसी में एक में कह रहा है कि m एलिमेंट है, एक में कह रहा है n एलिमेंट है। कह रहा है कि ए जो ए एलिमेंट जो सेट ए है उसके जो सबसेट है जो पहले सेट का सबसेट है वो 56 जो है ज़्यादा है किससे, सेकेंड वाले सबसेट से। तो जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो एक चीज़ बताए थे कि कोई सेट ए है उसमें n एलिमेंट है, कोई सेट ए है अगर उसमें n एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 पावर n होता है कि नहीं होता, होता है। अच्छा, तो इस हिसाब से तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखो ऑप्शनल में जितना कम लिखोगे, अगर ऑब्जेक्टिव टाइम यानी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें जितना कम लिखोगे उतना टाइम आपका बचेगा। कभी रियलाइज़ किए होगे कि जितना हमको लिखना पड़ता है उतना हमारे टाइम ज़्यादा लगते हैं। अब इसमें जो कह रहा है, अब इसमें ये मानने मत बैठ जाना, माना एक सेट ए है उसके एलिमेंट m है, ये सब अब भूल जाओ, ये सब नहीं लिखा जाता।
अब सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने आओ, पहले ही समीकरण पे देखो क्या कह रहा है। हमको कह रहा है कि जो पहला सेट है उसका नंबर ऑफ सबसेट, उसमें m एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा 2 पावर m। ये कह क्या रहा है कि ये जो है इक्वल है दूसरे सेट के, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n निकालें उससे कितना ज़्यादा है 56 ज़्यादा है। यही है, कुछ और है, यही है। इसको एक साइड लेके आते हैं, 2 पावर m माइनस 2 पावर n हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 56। अब इसमें से अगर हम 2 का पावर n कॉमन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 का पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर 56 होगा कि नहीं होगा। अब 56 का हम फैक्टर करते हैं, कितना हो जाएगा, एक तो 28 होगा, एक कितना हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये क्या हम 2 का पावर 3 इंटू 7 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, इजी है। अब यही जो 2 का पावर 3 इंटू 7 लिखें, इसी के 2 पावर 3 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 1 कर दूँ, कोई दिक्कत है क्या, है, नहीं दिक्कत है। तो n इजुकल टू कितना हो जाएगा, n इजुकल टू कितना आएगा, कंपेयर करने पे n इजुकल टू 3 आएगा। अब इधर देखो, जैसे ये लिखा गया सेम एज इट इज ऐसे ही तो लिखा गया, कंपेयर पूरा कर लो, m माइनस n बराबर कितना हो जाएगा 3, n इजुकल टू 3 आया था तो m इजुकल टू कितना हो जाएगा 6। कभी कभी क्या होता है n और m की वैल्यू ही पूछ लेता है, जैसे कि शायद LT ग्रेड में आया था। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अभी LT ग्रेड में आया था, बंगाल में जो हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, आगे भी ये आएगा। क्वेश्चन अच्छा है, बस यही है जहाँ 56 से यही बदलता जाता है। लेकिन हमसे आंसर क्या पूछा इस क्वेश्चन में, हमसे इस क्वेश्चन में आंसर पूछा ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर कितना आएगा। तो m स्क्वायर कितना है 36, n कितना होगा 9, कितना आएगा 45, 45 है कि नहीं कहीं, है ना डी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फॉर एनी सेट ए एंड बी, किसी सेट ए और बी के लिए हमको बताओ ए माइनस बी कितना होगा, ये पूछा है। ठीक है, सलूशन देखो, ये ऑप्शन लेना चाहते हो तो ऑप्शन भी ले लो। ए माइनस बी आएगा, दूसरा बी आएगा, तीसरा ए यूनियन बी आएगा, चौथा ए इंटरसेक्शन बी आएगा। सलूशन देखो, पहले वेन डायग्राम से देखते हैं इसको। ये यूनिवर्सल सेट हो गया अपना, इसमें कह रहा है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है, ए और यही दो सेट तो है, कोई और सेट है, यही है। तो हम पहले ये ब्रैकेट में जो लिखा है इस पोर्शन को पकड़ते हैं, क्या कह रहा है ए माइनस बी कह रहा था। ए माइनस बी का भी बहुत 2 बार यूज हो चुका है, तो ए माइनस बी का पोर्शन यही तो बनता है, नहीं बनता, यही बनता है। अच्छा, तो अब हमसे कह क्या रहा है कि ए के पोर्शन में से, ए अपना पोर्शन टोटल होता है यहाँ से लेके ये वाला पूरा पोर्शन, ये होता है ये वाला, इसमें से कह रहा है कि ए माइनस बी वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन घटा दो। घटा दिए तो बचा क्या ए में से, यही वाला पोर्शन तो बच रहा है, और ये होता क्या है ए इंटरसेक्शन बी होता है कि नहीं होता। तो ए माइनस बी जो होगा ये ए इंटरसेक्शन बी होगा कि नहीं होगा। कोई डाउट हो तो बता दो हमको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
if x y z are any थ्री सेट्स, तीन सेट हैं सच दैट x जो है सबसेट है y का, सबसेट है z का, देन तो हमको वैल्यू बताना, किसका बताना है, z माइनस वाई माइनस एक्स की हमको वैल्यू बताना क्या होगा, जबकि ऑप्शन दिया गया क्या है, x यूनियन z माइनस वाई है, x माइनस z यूनियन y है, तीसरा क्या है, x यूनियन y माइनस z है, चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो लगाते हैं। क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड कोई तीन सेट हैं, ये तीन सेट दिया गया, कह रहा है कि एक्स सबसेट टू वाई सबसेट टू जेड है, ये भी दिया गया है। अच्छा, वेन डायग्राम खींचते हैं तब समझ में आएगा। तो कह रहा है कि एक्स जो है सबसेट है वाई का, वाई जो है सबसेट है जेड का, इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेट जेड है, क्या है, जेड है। वाई को कह रहा है कि वाई जो है अपना जेड का सबसेट है, ठीक है। अब एक्स को कह रहा है कि एक्स जो है अपना वाई का सबसेट है, तो ये जेड रहा होगा, ये वाई रहा होगा, ये एक्स रहा होगा, ये अपना यूनिवर्सल सेट रहा होगा। यहाँ तक कोई डाउट है? अब जो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि जेड माइनस वाई माइनस एक्स कितना होगा, ये बताओ। तो अगर हम y में से x घटाएंगे तो y के कौन कौन से एलिमेंट हैं जो x में नहीं है, मेरे हिसाब से यही वाला एलिमेंट है कि नहीं है, है? ये हो गया। अब उसके आगे क्या है, कह रहा है कि z में से ये जो आपको ये दिख रहा रिंग वाला पोर्शन, अगर इसको मिटा दोगे, z में से इस वाला इसी पार्ट्स को घटाने को बोल रहा है, y माइनस एक्स को ही घटाने को बोल रहा है। अब बताओ z के वो एलिमेंट बताओ कि z माइनस ये वाला पोर्शन को पूछ रहा था, अब z के वे एलिमेंट बताओ जो इस पोर्शन में ना आता हो। तो देखो ध्यान से देखो कौन कौन सा पोर्शन बच रहा है। एक तो ये पोर्शन बच रहा है, बच रहा है कि नहीं बच रहा है? एक ये देखो ध्यान से देखोगे तो ये वाला भी तो पोर्शन बच रहा है भाई, नहीं बच रहा है? तो एक तो अपना x बच रहा है, क्या बच रहा है, x तो पूरा बच रहा है। एक क्या बच रहा है, ये वाला पोर्शन जो है ये भी तो बच रहा है, और वो है क्या, क्या वो z माइनस वाई है कि नहीं है? ध्यान से देखो, ये y वाला पूरा पोर्शन घटा दिए तो ये z माइनस वाई ही तो बचा, z माइनस एक्स यूनियन z माइनस वाई, यही पहला सही है। नहीं समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं कोई। In an examination, %80 student passed in English, इंग्लिश में पास होते हैं, एंड 85% स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। इफ 73% student passed in both the subject, then
what percent of student failed in both द सब्जेक्ट। ऑप्शन ले लो, फर्स्ट ऑप्शन मान लो, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन 9%। ठीक, चलो। कह रहा है कि एक एग्जामिनेशन हुआ जिसमें 80% स्टूडेंट क्या हो गए, पास हो गए। किस में पास हुए? इंग्लिश में। फिर कह रहा है 85% स्टूडेंट ऐसे हैं ये किस में पास हुए? मैथमेटिक्स में। और कह रहा है 73% स्टूडेंट हैं जो पास हुए किस में? बोथ द सब्जेक्ट। किस में? बोथ द सब्जेक्ट क्या क्या? इंग्लिश और मैथमेटिक्स में। ठीक है, अब हमसे पूछा कि वो नंबर बताओ जिसमें व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन द बोथ द सब्जेक्ट। हमको वो परसेंट बताना जिसमें दोनों स्टूडेंट फेल हो। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश कितना है? 80%। 100 पे मान के चलते हैं, मान लो 80 लोग। हिंदी में कितने लोग? हिंदी तो है नहीं, मैथमेटिक्स है। तो मैथमेटिक्स में कितने लोग पास हो रहे हैं? 85%। 85। एंड हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों में पास होने वालों की संख्या कितनी है? 73 है। ठीक है, तो पहले हम ये पता करते हैं कि इंग्लिश नंबर ऑफ स्टूडेंट ई यूनियन एम, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास होने वाले। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एम माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ई इंटरसेक्शन एम। तो ई कितना है? 80 है। एम कितना? 85 है। ये कितना है? 73 है। इसको ज़रा जोड़ो भाई, कितना हो जाएगा? ये 5, 3 गया 2, 8 8 16, 16 से 7 गया 92। 92 स्टूडेंट ये वे स्टूडेंट हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हैं। या तो मैथ में पास हैं, या तो इंग्लिश में पास हैं, या तो दोनों सब्जेक्ट में ही पास हैं। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, हमको वो चाहिए कि जो दोनों सब्जेक्ट में, बोथ द सब्जेक्ट को फेल हो। तो क्या लिखें? नंबर ऑफ स्टूडेंट who fail in both the subject कितना हो जाएगा? 100 माने थे, 92। कितना आया आंसर? 8%। है क्या? ठीक है, आगे बढ़ें। अगले क्वेश्चन चलते हैं। If A and B are two given set, then A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? अच्छा चलो भाई, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन भी लिख लेते हैं। ए होगा, बी होगा, सी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होगा। चलो सलूशन देखते हैं।
हमको दिया क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया गया। कॉम्प्लीमेंट को सी भी लिखते हैं, डॉट्स ऐसे डैश भी लगाते हैं, चलो सी लिखा तो सी लिख देते हैं। तो डिमॉर्गन्स लॉ से अभी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, एक कॉम्प्लीमेंट हुआ था, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो गया था कि नहीं हो गया था। उस हिसाब से यहाँ कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। नहीं समझ में आया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। उस दिन प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे तो बताए थे, क्या बताए थे कि कोई सेट ए है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट से अगर इंटरसेक्शन लिया जाता है तो क्या आता है, फाई आता है। ये कितना बनेगा, फाई यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बनेगा कि नहीं बनेगा। अब कोई चीज़ फाई है, फाई का किसी सेट के साथ यूनियन लोगे तो वही सेट आता है कि नहीं, ऐसा कहीं लिखा है भाई, हाँ सी ऑप्शन है। तो ये हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन को कल लगवाएंगे। आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो और लोगों से बताइए, फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इससे हमें भी अच्छा लगेगा, आत्मबल मिलेगा, हम और ऊर्जा के साथ काम करेंगे।